दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति राजीव गांधी की गवर्नमेंट जब 84 में बनी थी उस समय स्टेट मिनिस्टर हुआ करता था कांग्रेस का। 84 से 89 तक जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तो उसमें था। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई, वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई। उसके बाद चंद्रशेखर साहब की गवर्नमेंट आई, तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में तो इसका काम नहीं था, ये मंत्री नहीं बन पाया। लेकिन जब 91 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी तो ये भाई साहब दोबारा आ गए और शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री इनको मिली। उस समय देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह साहब वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। 1992 का हर्षद मेहता का जो शेयर घोटाला, शेयर मार्केट घोटाला हुआ था, वो भी शायद आपको याद होगा। उसमें ये भाई साहब अपनी कुछ कंपनियां खोल के बैठे हुए थे और उसमें काफी फ्रॉड किया था। 96 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट गई और देवेगौड़ा की गवर्नमेंट आई तो ये भाई साहब कांग्रेस छोड़ करके और जंप मार करके उधर कूद गए और फिर ये वित्त मंत्री बन गए। गुजरात की गवर्नमेंट थी, उसमें ये वित्त मंत्री थे। इन्होंने समय समय पर पार्टी को इधर उधर करके हमेशा मंत्री पद के आसपास रहे, लेकिन ये आदमी इतना भ्रष्ट था, इसने वित्त मंत्री रहते हुए दुनिया भर की पॉलिसी शुरू की और उसमें दबा करके बिजनेसमैन का फायदा किया, इधर किया उधर किया। खैर, जब गुजरात की गवर्नमेंट गई और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई तब ये फिर बाहर निकल गया। हाँ, यहाँ पर ये याद दिलाना जरूरी है कि ये आदमी अरुण जेटली, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनसे बहुत अच्छे संबंध था क्योंकि दोनों का एक ही पेशा था, वो वकालत थी। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आ गई तो ये भाई साहब बाहर रहे और इन्होंने फिर से अपनी वकालत करनी शुरू कर दी, लेकिन अपने काम ये अरुण जेटली के थ्रू करवाते रहे। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आता था, वो ये लिखा करता था 2004 में जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से देश को चलाने लगी, उस समय फिर ये वित्त मंत्री बन गया। इस बीच मैं आपको बता दूं कि जब मैं डिपार्टमेंट में था, SIB एक्सपोर्ट में था, तो मैंने एक केस इन्वेस्टिगेट किया था और उस केस में हम लोगों ने सूरत के 2 व्यापारियों के ऊपर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम का मिसयूज करने के लिए कापेपोसा प्रपोज किया था, जिसको ज्वाइंट सेक्रेटरी कापेपोसा दिल्ली ने पास कर दिया था। उस कापेपोसा के ऑर्डर पास होने के बाद में एक भाई को हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में जब वो डिटेन हुआ तो उसको बड़ौदा में जाकर के रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट दिए। उसका केस गुजरात हाई कोर्ट ने दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2001 में सुन लिया, कापेपोसा डिटेंशन ऑर्डर को एस कर दिया और उसके बाद में उसके दूसरे भाई ने पहले गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन डाला, प्री डिटेंशन स्टेज पे वो उसने विड्रॉ किया। उसके बाद वो जब मुंबई आया, वहां पर भी हम लोगों ने केस को ट्रूथ एंड डिफेंड किया
और वो केस हार गया। उसके बाद साफेमा में प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में उसकी बीबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाला। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना हमारे सुने उसको एक्स पार्टे डिटेंशन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे स्टे दे दिया। बाद में फिर जब उसकी सुनवाई शुरू हुई तो उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में पहले राम जेठमलानी साहब आए और उसके बाद ये पी चिदम्बरम उस केस को डिफेंड करता रहा। राम जेठमलानी के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में लगाए गए आरोपों से विचलित होकर के मैंने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक चिट्ठी लिखी, ईमेल लिखा। उसमें मैंने लिखा कि ये सारा मैनिपुलेशन जो है दिल्ली का काफिरपोसा ऑफिस कर रहा है और मेरे को बलि का बकरा बना जा रहा है, तो इसमें बराबर इंक्वायरी की जाए। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया राष्ट्रपति जी से कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है उसके खिलाफ जेएस काफिरपोसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई अपील नहीं की है या कोई एसएलपी नहीं डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसको डाला जाए और स्टे हटवाया जाए। जब मेरा मेल वहां पहुंचा उसके बाद में डिपार्टमेंट में मेरे कमिश्नर ने मेरे को काफी डांटा, ये किया वो किया। मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। अल्टीमेटली मिनिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालनी पड़ी और उस एसएलपी में उन्होंने जब प्रेयर किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे को हटाया जाए तो उस केस को में सामने वाले तरफ से यानी कि जो डिटेन्यू था उसकी बीबी की तरफ से पी चिदम्बरम साहब अपीयर हुए। चीफ जस्टिस उस समय सब्बरवाल साहब थे। सब्बरवाल की बेंच ने स्टे हटा दिया और उसके बाद में जुलाई के महीने में वो व्यक्ति काफिरपोसा में डिटेन हुआ। हम लोग डॉक्यूमेंट देने के लिए फिर बड़ौदा गए। उसकी एडवाइजरी बोर्ड हुई। एडवाइजरी बोर्ड में हम लोगों ने उसका डिटेंशन ऑर्डर कंफर्म करवा लिया। सितंबर के महीने में एडवाइजरी बोर्ड हुई थी। उसके बाद में मैं वहां से, जहां पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मैंने रिक्वेस्ट किया और मैं वहां से निकल गया कि मुझे उस कमिश्नर के साथ में काम नहीं करना जो मेरे पर विश्वास नहीं करता है। बाद में डिटेंशन ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, वो एक अलग बात है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो केस को और आप सब कुछ देख रहे होते हो और आप वहां से चले जाते हो तो दूसरा ऑफिसर वहां पे आके उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है और हो सकता है इन लोगों ने मैनिपुलेट किया हो। एनीवे, उस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जब मैं वहां से निकल गया तो मैं वहां से निकलने के बाद में ऑयल यूनिट में आया। ऑयल यूनिट से मैं जब विजिलेंस डायरेक्टरेट में गया 2004 सितंबर में, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि 2004 की मई में जिस समय इलेक्शन हुए थे उस समय ये वित्त मंत्री बन चुका था और इसके जूते साफ करने वाला कमिश्नर नजीब शाह नवा शेवा में था और उसकी बीबी निर्जा शाह डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस की एडीजी थी मुंबई की। जब उसको मालूम पड़ा कि मैं चिदम्बरम के खिलाफ हूँ या चिदम्बरम के खिलाफ मैंने कुछ केस कंप्लेन मारी है, ये मारा है वो मारा है, या जब चिदम्बरम के पास सूरत फ्रॉड के ऑफिसर्स का सस्पेंशन रिवोक करने की जब फाइल गई होगी तो उसने पूछा होगा तो इन लोगों ने बताया होगा ये है वो है। खैर, पता नहीं डिपार्टमेंट के एडीजी या कमिश्नर नवाज शेवा या डिपार्टमेंट के अफसर लोगों ने मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत चिदम्बरम को भेजी, प्रेसिडेंट को भेजी, ये भेजी वो भेजी कि मैं सीबीआई में जाने वाला हूँ, ये है। और मुझे मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। मुझे उसके बाद 2005 अक्टूबर के बाद कभी भी कोई ढंग से पोस्टिंग नहीं मिली। 2006 में मैंने लॉ ज्वाइन किया, 2009 में मेरा लॉ पूरा हो गया। 2010 में जब मैंने
वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए डाल दो, उसको भी बड़ा अच्छी तरीके से इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक पहलू है चिदम्बरम का। मतलब मैं डिपार्टमेंट में था, हमें मालूम था कि ये क्या करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, लेकिन किसी ऑफिसर को हिम्मत नहीं होती थी इसके खिलाफ बोलने की या बात करने की। अब आते हैं चिदम्बरम के खिलाफ हुआ क्या है। चिदम्बरम साहब का लड़का है एक कार्ति चिदम्बरम, जो इसका कलेक्टर का काम करता था। चिदम्बरम का कलेक्टर का काम पूरा यही करता था। उसकी 11 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब्त कर ली है, अटैच कर ली है, जो कुर्ग कर्नाटका के अंतर्गत आती है। और ये केस है आईएनएक्स मीडिया वाला केस, जिसमें लिखा गया है कि 4 प्रॉपर्टी, उसमें से 3 मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। ईडी ने अपने ट्वीट में कहा है कि इन लोगों ने 4 प्रॉपर्टी अटैच की हैं। ईडी ने 2018 में आईएनएक्स मीडिया वाला केस खोला था और उसमें 54 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी। उस प्रॉपर्टी में सोमरसेट यूनाइटेड किंगडम में एक कॉटेज है जो 6.87 करोड़ का है, और टेनिस क्लब बार्सिलोना विच वाज वर्थ 14.57 में उसको भी इन लोगों ने अटैच किया था। 2 बंगला ऊटी में है जो 4.25 करोड़ के है, उसको भी अटैच किया था। कोडी कनाल में एग्रीकल्चर लैंड तम है, उसको भी अटैच किया था जो 25 लाख की है। और जोरबाग में जो इसका प्रॉपर्टी है 16 करोड़ की, उसको भी अटैच किया था। जोरबाग वाला फ्लैट अभी तक खाली नहीं किया था, जिसके चक्कर में ईडी ने इनको अगस्त 2019 में इविक्शन नोटिस दिया था। तो ये कहानी है। मतलब चिदम्बरम साहब ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर रहने के दौरान जितनी खुराफातें की हैं, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। जैसा कि कहते हैं ना कि आप अगर कोई पाप करेंगे तो आपको इसी जन्म में इसी यहाँ पे भुगतना है। तो चिदम्बरम ने अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के दौरान जितना निर्दोष ऑफिसर्स को परेशान किया है, तंग किया है, उसका दंड वो अब इस जन्म में, इस उम्र में भोग रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि भोगे ही नहीं, ये घुट घुट करके मरे, तब हमारे जैसे ऑफिसर्स को शांति मिलेगी। ये वीडियो में काफी इमोशंस के अंतर्गत बना रहा हूं। जब भी मैं चिदम्बरम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सुनता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत भुगता है मैंने इसके चक्कर में, और इसके मातहत जो ऑफिसर थे उनके चक्कर में, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे। उसमें एक केवीएस मनी साहब है जो होम मिनिस्ट्री में थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। जितना इन्होंने उनको तंग किया है, वो केवीएस मनी की को आप ट्विटर में देखेंगे या केवीएस मनी टाइप करेंगे गूगल में मिल जाएगा, कितना तंग किया था उनको। खैर, ये वीडियो मैंने आपको बनाया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों यारों के साथ में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बस इतनी ही आपसे प्रार्थना है। अगर आपका पास में मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे आपको समय के हिसाब से नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।